हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी की जो साइंस की पुस्तकें हैं उन्हीं सभी पुस्तकों से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 6 to 12 की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों के बारे में धीरे धीरे चर्चा कर रहा हूँ। अभी ये क्लास 6 की जो साइंस की पुस्तकें हैं उनमें 7 चैप्टर के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। 7 अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे पूरी 6 क्लास में 16 चैप्टर दी गई है। 16 चैप्टर में 7 चैप्टर तक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। 8 नंबर चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। शरीर में गति, यानी कि शरीर में किस तरह से मोशन होता है, किस तरह से गति होता है। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। आपको एक बात बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाए उसकी सूचना जल्द से जल्द पहुँच जाए। आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है शुरू करते हैं। सम्मिलित करने के लिए दी गई है, 4 ऑप्शन दी गई है। चारों ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, धुरांत संधि, शरीर में जो शरीर का जो हम लोगों का पार्ट है, शरीर में अलग अलग ज्वाइंट है। उन्हीं सब ज्वाइंटों के कारण हम लोगों का शरीर पूरी तरह, हम लोगों के मानव के शरीर में 206 हड्डी है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, लेकिन जब मनुष्य जब वयस्क हो जाते हैं, जब मनुष्य जवान हो जाते हैं, उनमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। नवजात शिशु में 300 हड्डी, बहुत सी ऐसी हड्डी होती हैं, बहुत सा मुलायम हड्डी होता है, वो सब हड्डी जुड़ के और पूरी तरह से मजबूत होकर दृढ़ होकर 206 हड्डी में बदल जाते हैं। और जितनी भी हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट से जुड़े होते हैं। तो अलग अलग जगह पे हम लोगों का अलग अलग ज्वाइंट होता है। उन्हीं सभी ज्वाइंट के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला ज्वाइंट हम ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर में धुरांग संधि, अचल संधि, कुंदक खंडिका संधि और हिंग ज्वाइंट बोला जाता है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं कि पोविटल जो ज्वाइंट है, यानी कि धुरांग संधि जो है ये कहाँ पे होती है। तो ये जो संधि होती है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसको आपको धुरांग संधि कहा जाता है। अचल संधि का मतलब क्या होता है? अचल संधि मतलब होता है फिक्स ज्वाइंट, यानी कि ऐसा ज्वाइंट हमारे शरीर में जो पूरी तरह से फिक्स होती है, ठीक है। तो फिक्स कौन सी गति होगी? जो गति नहीं करने वाली होगी, यानी कि हम लोगों का ऐसा शरीर का पार्ट जो गति नहीं करता। जैसे हाथ हम लोगों का घूमता है, यानी कि ये तो गति कर रहा है, लेकिन शरीर के कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि गर्दन जो हम लोगों का है, ये गर्दन तो हम लोगों का घूम रहा है, तो गर्दन घूम रहा है, सिर घूम रही है, तो इसके लिए धुरांग संधि होगी। लेकिन फिक्स ज्वाइंट के अंतर्गत ऐसी शरीर का पार्ट जो गति पूरी तरह से नहीं करती है उसमें अचल संधि होगी। वहाँ पे उस जगह पे उस पार्ट में शरीर में जो है फिक्स ज्वाइंट होगी। कुंदक और खलिका, बॉल एंड स्टॉक ज्वाइंट जो होती है वो कहाँ होती है? तो ऐसा ज्वाइंट जहाँ पे शरीर की सभी दिशाओं में गति करने वाली संधि होती है, यानी कि जो अलग अलग सभी दिशाओं में जो हम लोगों के शरीर का पार्ट है गति करती है। जैसे हाथ हम लोग पूरी तरह से घुमा लेते हैं, हिला लेते हैं, अंगुली पूरी तरह से हिला लेते हैं, घुमा लेते हैं। ये जो सभी दिशाओं में जो गति करने वाली संधि होगी उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। जैसे बॉल वायरिंग हम लोग साइकिल में लगाते हैं, साइकिल का चक्का पूरी तरह से घूम जाता है सभी दिशाओं में, तो बॉल और सॉकेट हम लोगों के शरीर में कहाँ लगेगा? तो हम लोगों के शरीर में ऐसा ज्वाइंट जो कि सभी दिशाओं में पूरी तरह से गति करती है। ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, याद ध्यान रखिएगा। हिंग ज्वाइंट कहाँ पे होती है? तो हिंग ज्वाइंट जो है ये आपको एक दिशा में गति करने वाली, यानी कि ऐसा हम लोगों के शरीर का पार्ट जो पूरी तरह से एक दिशा में ही गति करती है उसको हिंग ज्वाइंट हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके, थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसका आंसर बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आंसर आपको पूरी तरह से दी गई है। इसका आंसर मैं टी कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में आप मैसेज भी करेंगे, मैं व्हाट्सअप भी कर दूँगा। अब आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अस्थि मतलब बोन एवं उपास्थि मतलब कैटेज। यहाँ पे मानव कंकाल बनते हैं, अस्थि और उपास्थि मिलके मानव कंकाल बनते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यानी कि हम लोगों के शरीर का जो कंकाल है वो हम लोगों के शरीर को शेप प्रदान करता है, बिल्कुल सही। यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो कंकाल हम लोगों के शरीर का है, शरीर के अंदर जितने भी पार्ट हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, ऑर्गन्स जितने भी हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे
और श्रोणि मेखला हाथ पाँव की अस्थि से बना है। मानव कंकाल में कई संधियाँ होती हैं, उन्हीं सब संधि के बारे में हम बात करेंगे। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कि हमारे शरीर में बहुत से ज्वाइंट हैं, उन्हीं सभी ज्वाइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। हमने आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बता दिया है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि अस्थि मतलब बोन, बोन मतलब हड्डी होती है, अस्थि होती है, अस्थि का मतलब हड्डी होता है। एम उपास्थि मानव शरीर के कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर की आकृति देता है, यानी कि कंकाल जो हम लोगों को शरीर को शेप प्रदान करता है। यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर का जो अंदर का ऑर्गन है उन सब को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, सहायक सेफ्टी प्रदान करने का काम करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसली या वक्ष और अस्थि, कंधे की श्रेणी मेखला तथा हाथ पांव की अस्थि से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियाँ होती हैं। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कि मानव के कंकाल में बहुत तरह की संधियाँ होती है, ज्वाइंट होता है। उन्हीं सब ज्वाइंट के बारे में हमको पढ़ना है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहा जाता है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि के छल्ले में घूमती है, यानी कि गर्दन और सिर, ये धुराग्र शैली संधि क्या होती है, तो ये बेलनाकार अस्थि के एक छल्ले से घूमती है, यानी कि बेलनाकार बेलना की तरह से हड्डी होती है और वो हमेशा घूमती रहती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अस्थियों के बीच कुछ संधि ऐसी भी होती है जो गति नहीं कर सकती है, हिल नहीं सकती। ये अचल संधि, अचल मतलब जो चलती नहीं होगी, वैसी संधि जो पूरी तरह से फिक्स होगी, फिक्स ज्वाइंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिक्स ज्वाइंट बोला जाता है, यानी अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है, यानी कि जबड़ा जो हम लोगों के मुंह के पास जबड़ा है और जो हम लोगों के कपाल का मध्य भाग है, मिडिल भाग है, वो अचल संधि के रूप में काम करते हैं, यानी कि वो कभी मूवेबल नहीं है, यानी घूमती नहीं है। ऐसा ज्वाइंट जो पूरी तरह से स्थिर हो, घूमता नहीं हो, उसे अचल संधि हम लोग कहते हैं। कुंदक और खल्लिका यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल और बायरिंग हम लोग साइकिल में लगाते हैं चक्का को घुमाने के लिए। ठीक है, कंधे और कुल्ही की संधियाँ ये सभी दिशाओं में गति करती है। ऐसा ज्वाइंट जो सभी दिशाओं में गति करती है, वो उस ज्वाइंट को कुंदक और खल्लिका संधि कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हम लोग कहते हैं। बस साधारण सा बात है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब सोच समझ के प्रश्न का जवाब दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। हिंग ज्वाइंट, केहनी और घुटने की संधि होती है, यह एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। हिंग ज्वाइंट का मतलब होता है कि जो हम लोगों के शरीर का अंग का संधि एक दिशा में गति करती है, उसको हिंग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे घुटना चारों साइड से तो नहीं घूमता है, एक साइड घूमता है, यानी कि पैर नीचे करना, ऊपर करना, यानी कि एक साइड से घूमने, एक ही दिशा में घूमने वाली जो संधि होती है उसको हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियाँ के जितने कठोर नहीं होती, इसे मोड़ा जा सकता है, इन्हें उपास्थि कहा जाता है। उदाहरण के लिए कान की अस्थियाँ शरीर की संधियाँ में भी उपास्थि पाई जाती है, यानी कि कान में जो हड्डी पाई जाती है वो कमज़ोर होती है, यानी कि सब कंकाल पूरी तरह से कठोर नहीं होता है। कुछ ऐसा हड्डी हम लोगों के शरीर का होता है जो कि मुलायम होता है, उसका एग्जाम्पल कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव शरीर में पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। इसका ये ऑप्शन नंबर 1 है। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। पेशियों के जड़ों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थि गति करती है। तो गति करने के लिए आपको ज्वाइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब 1 नंबर क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। संकुचन की अवस्था में, यानी कि जब सिकुड़न होता है, जब आप सिकुड़न जैसे कोई भी चीज़ आप मोड़ देते हैं तो वो छोटी हो जाती है, बिल्कुल छोटी होगी। जब उसको मोड़ेंगे तो छोटी होगी, कठोर होगी और मोटी हो जाएगी। और यह अस्थि को खींचती है, यानी कि हड्डी में खिंचाव उत्पन्न हो। जैसे पैर को हम लोग मोड़ते हैं, हाथ को मोड़ते हैं, तो हड्डी जो पिछले वाला जो स्किन होता है हम लोगों का, वो मजबूत हो जाए, मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है और कठोर हो जाता है। बिल्कुल इससे स्पष्ट रूप से आपको पता चल, इसके एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे बता रहा है कि कथन ए सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। पेशी जो होती है वो केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जड़ों में एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती है, यानी कि पेशी जब हम लोगों के यहाँ एक जोड़े एकांतर क्रम में जब सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़न और फैलने से अस्थियाँ गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। एकांतर क्रम यानी 2 जब एक साथ सिकुड़ेगा और फैलेगा तो
उसमें गति करेगा। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है, यानी कि एक पेशी सिकुड़ती है और दूसरी शिथिल हो जाती है, दूसरी मुलायम पड़ जाती है। इस स्थिति को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 3 नंबर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जब पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। यानी कि जब हम लोगों के शरीर का जो अस्थि गति करने के लिए हम लोग करते हैं, तो एक अस्थि सिकुड़ती है और एक अस्थि मतलब कि खिंचाव उत्पन्न करती है, और इसी खिंचाव और सिकुड़न के अनुसार, सिकुड़न के चलते शरीर में हम लोगों को मूवमेंट होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केंचुए के शरीर रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुआ के बारे में सबसे पहले बता देते हैं, केंचुआ किसान का मित्र होता है। केंचुआ ज़मीन को पोला बनाता है। इस पोला बनाने का मतलब मुलायम बनाता है। मुलायम होने के कारण पानी धारण करने की क्षमता मिट्टी में बढ़ जाती है, इसीलिए उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ के बारे में एक और एग्जाम्पल कि केंचुआ त्वचा से सांस लेती है। केंचुआ को आँख नहीं होता है। केंचुआ उभयलिंगी होता है, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। यहाँ तक समझे। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के बारे, इसके ऑप्शन के बारे में समझते हैं। केंचुआ का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियाँ छिन्न और असंख्य होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन क्या है कि केंचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन होती है। यानी कि केंचुआ जब चलती है तो उसके शरीर में खिंचाव होता है और विस्तारण होता है। यानी केंचुआ सिकुड़ती है फिर लंबा हो जाती है, यानी कि चलने की जो दिशा है, इसी के कारण जैसे केंचुआ छोटा होगी फिर लंबा होगी, छोटा होगा लंबा होगा, इसी आधार पे केंचुआ चलता है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले और ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। शरीर की अंत सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुआ को भूमि की पकड़ बनाने में सहायक होती है। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। इससे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केंचुए का जो सही नहीं वाला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है। केंचुए की गति शरीर के पेशिये के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होते हैं। यानी कि विस्तारण मतलब फैलना और संकुचन मतलब सिकुड़ना। फैलने और सिकुड़ने से इसमें गति होता है, बिल्कुल होता है। शरीर का एक भाग होता है सूक, जिसको बोला जाता है। केंचुए के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सूक बोला जाता है, जो कि बाल जैसी आकृति होती है, जो कि केंचुओं को मिट्टी को पकड़ बनाने में सहायक हो। जैसे जो सांप चलता है ना, उसी तरीक़ा से केंचुआ जो मिट्टी को पकड़ के चलता है, तो इस पकड़ने वाले भाग को सूक कहा जाता है। वो सूक कैसी होती है, तो बाल जैसी आकृति की होती है, और केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें गलत है। अब आइए एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखिए, केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, यानी केंचुआ को हड्डी नहीं होता है, परंतु इसमें पेशियां होती है। ये पेशियां शरीर के छंटने का मतलब संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और बढ़ने का मतलब होता है विस्तारण। जब विस्तारण होगा तो केंचुआ आगे की तरफ बढ़ेगा में सहायता प्रदान करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है। यानी केंचुआ के चलने का जो काम होता है संकुचन और विस्तारण से होता है। संकुचन मतलब घटना मतलब सिकुड़ना, और बढ़ने का मतलब होता है विस्तारण, यानी कि आगे की ओर बढ़ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आप एक्सप्लेनेशन दी गई है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक मिट्टी में पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, यह भी चलने में सहायता प्रदान करते हैं। केंचुए के शरीर में सूक होती है, जो कि मिट्टी को पकड़ के आगे की ओर चलने में सहायता प्रदान करती है। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुआ द्वारा यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। इसी के कारण केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को आँख नहीं होता है, केंचुआ में हड्डी नहीं होता है, केंचुआ को आँख नहीं होती है, केंचुआ में हड्डी नहीं होती है। केंचुआ उभयलिंगी होता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है।
केंचुआ 20 फीट नीचे ज़मीन में चला जाता है, जिस छिद्र में जाता है उस छिद्र से बाहर नहीं निकलता है, दूसरे छिद्र से निकलता है। तो 20 फीट अगर नीचे चला जाता है केंचुआ, तो वो उस जो छिद्र से जाता है वहाँ पे पानी, जो वर्षा का जल होता है उस छिद्र से पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए किसान को केंचुआ का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, सॉरी। केंचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको अभी हमने बताया कि केंचुआ त्वचा से सांस लेती है, तो इसमें कोई ऑप्शन हमको देखना ही नहीं है। केंचुआ त्वचा से सांस श्वसन करती है, बिल्कुल सही है। यानी कि एक प्रश्न से आप 3-4 प्रश्न आप समझ सकते हैं। यानी कि प्रेम से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो बहुत सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। केंचुआ त्वचा से श्वसन करता है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थि का नहीं बना होता है। ठीक है, घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित प्रदान करता है, इसमें भी उसे चलने में सहायता मिलती है। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में हम आपको बता दें कि घोंघा जो हम लोगों के गांव में हम लोगों को दिखता है, घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है। यानी कि कंकाल का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो पार्ट होता है, इन ऑर्गन्स होता है, उसको सहायता प्रदान करना। हमारे शरीर का जो भी कंकाल है वो हमारे शरीर के जो अंदर वाला पार्ट है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो घोंघा होता है, घोंघा के जो अंदर वाला घोंघा असल में घोंघा होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कवच करता है। तो कवच उसका बाह्य कंकाल होगा, बिल्कुल। परंतु यह अस्थि से नहीं बना होता, यानी कि यह हड्डी से नहीं बना होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और घोंघा के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं, यानी कि घोंघा का जो पैर होता है वो उसको चलने में सहायता करता है, यानी कि बिल्कुल सही। दोनों कथन इसमें सही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप यहाँ देख लीजिएगा, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थि का नहीं बना होता है। अस्थि बोले तो हड्डी का नहीं बना होता है। यह कवच एकक सिंगल यूनिट का होता है और यह घोंघा के चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता है। बिल्कुल आपको कथन 3 नंबर यहाँ पे गलत बताई गई है। 3 नंबर में क्या बता रहा है कि यह घोंघा के वजन को संतुलित करता है और इससे चलने में सहायता प्रदान करता है। तो इससे चलने में कोई जो आपका कवच होता है वो चलने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, केवल सेफ्टी प्रदान करता है ताकि उसके अंदर वाला जो पार्टिकल है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना होती है जो दृढ़ पेशी के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशी पादों की सहायता से चलता है। यानी घोंघा को चलने के लिए स्पेशल पैर होता है, उसका जो खोखा होता है यानी कि उसका जो कवड़ होता है वो कवड़ चलने के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको मिलान करने का क्वेश्चन है। तिलचट्टा के बारे में है, पक्षी के बारे में है, मछली के बारे में है, सर्प के बारे में है। तिलचट्टा जो है ना, तिलचट्टा के बारे में 1-2 पॉइंट हम आपको बता दें कि तिलचट्टा का जो परत होता है ना, ऊपर वाला जो कवर होता है वो काइटिन का बना होता है। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं काइटिन का बना होता है। ये प्रश्न एक बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ, बिहार दरोगा में पूछा हुआ, सॉरी। काइटिन, इसको इंग्लिश में चिटिन बोला जाता है, लिखा जाता है लेकिन काइटिन बोला जाता है। तिलचट्टा के बारे में क्या है कि इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। पक्षी के बारे में आपको बता दें कि इसमें इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। यानी कि वायु प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है कि उसमें अतिरिक्त हवा को रोकने की शक्ति होती है, ताकि पक्षी जब आसमान में उड़ता है बहुत ऊंचे स्थान पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें जो हवा भरा होता है, यानी कि ये स्पेशल जो प्रकोष्ठ होता है जिसमें हवा भर के रखता है, वही हवा से वो सांस लेता है और इसी के कारण पक्षी बहुत ऊंचे आकाश में उड़ जाता है। मछली के बारे में क्या है, तो मछली का जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय होने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी मतलब कि जंतु, किसी भी पक्षी, किसी भी, जैसे मछली के बारे में बताते हैं कि किसी भी जंतु के बारे में होगा जिसका शरीर धारा रेखीय होगा, वो तैरने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि मछली को जल में रहना है और धारा के विपरीत दिशा में भी चलनी होती है। तो धारा रेखीय होने का मतलब क्या होता है कि इससे वो आसानी से पानी में यानी कि जल में तैर सकता है। सर्प के बारे में क्या है बात है, तो सर्प इसका शरीर अनेक बलय यानी कि लूप से मुड़ा होता है। यानी कि सर्प के जो सांप के शरीर में अलग तरह का बलय मतलब अलग तरह का घेरा बना होता है जिससे कि वो आसानी से चल पाता है। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तिलचट्टा का शरीर बाह्य कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एकक यूनिट के परस्पर संधियों से बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ठीक है, तिलचट्टा में उपस्थित विशिष्ट पेशी चलने में और उड़ने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। पक्षियों की अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिसके कारण उसकी अस्थि हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख में बन जाती है। जो आगे वाला जो पैर है ना, वो पंख की तरह काम करने लगता है। जैसे पक्ष हर व्यक्ति, जैसे हम लोगों का दो पैर और 2 हाथ है, तो हम लोगों का 2 हाथ कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे बंदर का जो आगे वाला जो पैर है ना, हम लोगों के अग्रपाद की तरह काम करता है। यानी कि हम लोगों का हाथ और बंदर के आगे वाला जो पैर है वो दोनों सिमिलर है, समांतर दर्शाता है। उसी तरह का यह प्रश्न है। मछलियों का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय होती है। मछली के शरीर दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। धारा रेखीय होने का मतलब है कि जल में तैरने में वो उसको सुविधा प्रदान होता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ छिन्न और असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक बलय से मुड़ा होता है। प्रत्येक बलय आगे को धक्का देता है। इसके कारण सर्प बहुत तेज़ी से गति करता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। यानी कि सांप कभी भी सरल रेखा में नहीं चलता है। सांप हमेशा घूम घूम के चलता है। जैसे कभी कभी होता है कि सीधे रेखा में आप भागिएगा तो सांप आपको नहीं काटेगा। सांप ऐसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, सीधी रेखा में सांप बहुत कम चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्प अपने एकांतर क्रम में वलय को लूप बनाते हुए, यानी कि वलय होने से फ़ायदा क्या है, ताकि सांप आसानी से वो बहुत तेज़ी से चल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले समय में 6 to 12 की सभी विषय की कंप्लीट रूप से वीडियो बना के आपको दूंगा। इसलिए मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को गति दीजिए। धन्यवाद।